दोस्तों नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास गोदान का भाग 14 को लेकर आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो अच्छी लगने पर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलते हैं हम गोदान के 14वें भाग पर। भाषण समाप्त हो गया। विषय विवादग्रस्त था और महिलाओं ने जवाब देने की अनुमति मांगी, मगर देर बहुत हो गई थी। इसलिए मालती ने मेहता को धन्यवाद देकर सभा भंग कर दी। हाँ, यह सूचना दे दी गई कि अगले रविवार को इसी विषय पर कई देवियां अपने विचार प्रकट करेंगी। राय साहब ने मेहता को बधाई दी। आपने मन की बात कही मिस्टर मेहता। मैं आपके एक एक शब्द से सहमत हूँ। राय साहब ने मेहता को बधाई दी। आपने मन की बात कही मिस्टर मेहता। मैं आपके एक एक शब्द से सहमत हूँ। मालती हंसी। आप क्यों ना बधाई देंगे? चोर चोर मौसेरे भाई जो होते हैं। मगर यह सारा उपदेश गरीब नारियों ही के सिर क्यों थोपा जाता है? उन्हीं के सिर क्यों आदर्श और मर्यादा और त्याग सब कुछ पालन करने का भार पटका जाता है? मेहता बोले, इसलिए कि वह बात समझती है। खन्ना ने मालती की ओर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखकर मानो उसके मन की बात समझने की चेष्टा करते हुए कहा, डॉक्टर साहब के ये विचार मुझे तो कोई 100 साल पिछड़े हुए मालूम होते हैं। मालती ने कटु होकर पूछा, कौन सा विचार? यही सेवा और कर्तव्य आदि? तो आपके ये विचार 100 साल पिछड़े हुए मालूम होते हैं, तो कृपा कर अपने ताजे विचार बतलाइए। दंपत्ति कैसे सुखी रह सकते हैं, इसका ताजा नुस्खा आपके पास है? खन्ना खिसिया गए। बात कहीं मालती को खुश करने के लिए वह तिनक उठी। बोले, यह नुस्खा तो मेहता साहब को मालूम होगा। डॉक्टर साहब ने तो बतला दिया और आपके ख्याल में वह 100 साल पुराना है, तो नया नुस्खा आपको बतलाना चाहिए। आपको ज्ञात नहीं कि दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कभी पुरानी हो ही नहीं सकती। समाज में इस तरह की समस्याएं हमेशा उठती रहती है और हमेशा उठती रहेगी। मिसेज खन्ना बरामदे में चली गई थी। मेहता ने उनके पास जाकर प्रणाम करते हुए पूछा, मेरे भाषण के विषय में आपकी क्या राय है? मिसेज खन्ना ने आंखें झुकाकर कहा, अच्छा था, बहुत अच्छा, मगर अभी आप वो विवाहित है। सभी नारियां देवियां हैं, श्रेष्ठ है, कर्णधार है। विवाह कर लीजिए तो पूछूंगी तब नारियां क्या है, और विवाह आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप विवाह से मुंह चुराने वाले मर्दों को कायर कह चुके हैं। मेहता से, उसी के लिए तो जमीन तैयार कर रहा हूँ। मिस मालती से जोड़ी भी अच्छी है। शर्त यही है कि कुछ दिन आपके चरणों में बैठकर आपसे नारी धर्म सीखे। वही स्वार्थी पुरुषों की बात। आपने पुरुष कर्तव्य सीख लिया है। यही सोच रहा हूँ किससे सीखूं। मिस्टर खन्ना आपको बहुत अच्छी तरह सिखा सकते हैं। मेहता ने कहा मारा, नहीं, मैं पुरुष कर्तव्य भी आप ही से सीखूंगा। अच्छी बात है, मुझी से सीखिए। पहली बात यही है कि भूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ है और सारी जिम्मेदारी उसी पर है। श्रेष्ठ पुरुष है और उसी पर गृहस्थी का सारा भार है। नारी में सेवा और संयम
और कर्तव्य सब कुछ वही पैदा कर सकता है। अगर उसमें इन बातों का अभाव है तो नारी में भी अभाव रहेगा। नारियों में आज जो यह विद्रोह है, इसका कारण पुरुष का इन गुणों से शून्य हो जाना है। मिर्जा साहब ने आकर मेहता को गोद में उठा लिया और बोले, मुबारक। मेहता ने प्रश्न भरी आंखों से देखा। आपको मेरी तकरीर पसंद आई? तकरीर तो खैर जैसी थी, मगर कामयाब खूब रही। आपने परी को शीशे में उतार लिया। अपनी तकदीर सराहिए कि जिसने आज तक किसी को मुंह नहीं लगाया, वह आपका कलमा पढ़ रही है। मिसेज खन्ना दबी जबान से बोली, जब नशा ठहर जाए तो कहिए। मेहता ने विरक्त भाव से कहा, मेरे जैसे किताब के कीड़ों को कौन औरत पसंद करेगी देवी जी? मैं तो पक्का आदर्शवादी हूँ। मिसेज खन्ना ने अपने पति को कार की तरफ जाते देखा तो उधर चली गई। मिर्जा भी बाहर निकल गए। मेहता ने मंच पर से अपनी छड़ी उठाई और बाहर जाना चाहते थे कि मालती ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया और आग्रह भरी आंखों से बोली, आप अभी नहीं जा सकते। चलिए पापा से आपकी मुलाकात कराऊं और आज वहीं खाना खाइए। मेहता ने कान पर हाथ रखकर कहा, नहीं, मुझे क्षमा कीजिए, वहाँ सरोज मेरी जान खाएगी। मैं इन लड़कियों से बहुत घबराता हूँ। नहीं नहीं, मैं जिम्मा लेती हूँ, जो वह मुंह भी खोले। अच्छा आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। जी नहीं, यह नो होगा। मेरी कार सरोज को लेकर चल दी। आप मुझे पहुँचाने तो चलेंगे ही। दोनों मेहता की कार में बैठे। कार चली। एक क्षण बाद मेहता ने पूछा, मैंने सुना है खन्ना साहब अपनी बीवी को मारा करते हैं। तब से मुझे इनकी सूरत से नफरत हो गई। जो आदमी इतनी निर्दयी हो उसे मैं आदमी नहीं समझता। उस पर नारी जाति के बड़े हितैषी बनते हैं। तुमने उन्हें कभी समझाया नहीं? मालती उद्विग्न होकर बोली, ताली हमेशा दो हथेलियों से बजती है, यह आप भूल जाते हैं। मैं तो ऐसे किसी कारण की कल्पना ही नहीं कर सकता कि कोई पुरुष अपनी स्त्री को मारे। चाहे स्त्री कितनी ही बदजुबान हो, हाँ कितनी ही, तो आप एक नए किस्म के आदमी हैं। अगर मर्द बदमिजाज है तो तुम्हारी राय में उस मर्द पर हंटरों का बौछार करनी चाहिए, क्यों? स्त्री जितनी क्षमाशील हो सकती है, पुरुष नहीं हो सकता। आपने खुद आज यह बात स्वीकार की है। तो औरत की क्षमाशीलता का यही पुरस्कार है। मैं समझता हूँ तुम खन्ना को मुंह लगाकर उसे और भी सह देती हो। तुम्हारा जितना आदर करता है, तुमसे उसे जितनी भक्ति है, उसके बल पर तुम बड़ी आसानी से उसे सीधा कर सकती हो। मगर तुम उसकी सफाई देकर स्वयं उस अपराध में शरीक हो जाती हो। मालती उत्तेजित होकर बोली, तुमने इस समय यह प्रसंग व्यर्थ ही छेड़ दिया। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, मगर अभी आपने गोविंदी देवी को पहचाना नहीं। आपने उनकी भोली भाली शांत मुद्रा देखकर समझ लिया वह देवी है। मैं उन्हें इतना ऊंचा स्थान नहीं देना चाहती। उन्होंने मुझे बदनाम करने का जितना प्रयत्न किया है, मुझ पर जैसे जैसे आघात किए हैं, जैसे जैसे आघात किए हैं वह बयान करूं तो आप दंग रह जाएंगे। और तब आपको मानना पड़ेगा कि ऐसी औरत के साथ यही व्यवहार होना चाहिए।
आखिर उन्हें आपसे इतना द्वेष है, इसका कोई कारण तो होगा। कारण उनसे पूछिए, मुझे किसी के दिल का हाल क्या मालूम। उनसे बिना पूछे भी अनुमान किया जा सकता है, और वह यह है, अगर कोई पुरुष मेरे और मेरी स्त्री के बीच में आने का साहस करे तो मैं उसे गोली मार दूंगा, और उसे न मार सकूंगा तो अपनी छाती में मार लूंगा। इसी तरह अगर मैं किसी स्त्री को अपने और अपने स्त्री के बीच में लाना चाहूं तो मेरी पत्नी को भी अधिकार है कि वह जो चाहे करे। इस विषय में मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। यह वो वैज्ञानिक मनोवृत्ति है जो हमने अपने बनैले पूर्वजों से पाई है, और आजकल कुछ लोग इसे असभ्य और असामाजिक व्यवहार कहेंगे, लेकिन मैं अभी तक उस मनोवृत्ति पर विजय नहीं पा सका और न पाना चाहता हूँ। इस विषय में मैं कानून की परवाह नहीं करता। मेरे घर में मेरा कानून है। मालती ने तीव्र स्वर में पूछा, लेकिन आपने यह अनुमान कैसे कर लिया कि मैं आपके शब्दों में खन्ना और गोविंद के बीच आना चाहती हूँ? आप ऐसा अनुमान कर मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं खन्ना को अपनी जूतियों की नोक के बराबर भी नहीं समझती। मेहता ने अविश्वास भरे स्वर में कहा, यह आप दिल से नहीं कर रही है मिस मालती। क्या आप सारी दुनिया को बेवकूफ़ समझती है? जो बात सभी समझ रहे हैं, अगर वही बात मिसेज खन्ना भी समझे तो मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता। मालती ने तिनक कर कहा, दुनिया को दूसरों को बदनाम करने में मज़ा आता है। हाँ, मैं इतनी बेमुरव्वत नहीं हूँ कि खन्ना को अपने पास आते देखकर धुतकार देती। मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे सभी का स्वागत और सत्कार करना पड़ता है। अगर कोई इसका कुछ और अर्थ निकालता है तो वह मालती का गला भर्रा गया और उसने मुंह फेर कर रुमाल से आंसू पोंछे। फिर 1 मिनट बाद बोली, औरों के साथ तुम भी मुझे इसका दुख है। मुझे तुमसे ऐसी आशा नहोती। फिर कदाचित उसने अपनी दुर्बलता पर खेद हुआ। वह प्रचंड होकर बोली, आपको मुझ पर आक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप भी उन्हीं मर्दों में हैं जो किसी स्त्री पुरुष को साथ देकर उंगली उठाए बिना नहीं रह सकते, तो शौक से उठाइए। मुझे रत्ती भर परवाह नहीं। अगर कोई स्त्री आपके पास बार बार किसी बहाने से आए, आपको अपना देवता समझे, हर एक बात में आपसे सलाह ले, आपके चरणों के नीचे आंखें बिछाए, आपका इशारा पाते ही आग में कूदने को तैयार हो, तो मैं दावे से कह सकती हूँ आप उसके उपेक्षा न करेंगे। अगर आप उसे ठुकरा सकते हैं तो आप मनुष्य नहीं हैं। उसके विरुद्ध आप कितने ही तर्क और प्रमाण लाकर रख दे, लेकिन मैं मानूंगी नहीं। मैं तो कहती हूँ उपेक्षा तो दूर रही, ठुकराने की बात ही क्या आप उस नारी के चरण धो धो कर पिएंगे? और बहुत दिन गुजरने के पहले वह आपकी हृदयश्वरी होगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरे सामने खन्ना का कभी नाम न लीजिएगा। मेहता ने इस ज्वाला में मानो हाथ सेकते हुए कहा, शर्त यही है कि मैं खन्ना को आपके साथ न देखूं। मैं मानवता की हत्या नहीं कर सकती। वह आएंगे तो मैं उन्हें दुराऊंगी नहीं। उनसे कहिए अपनी स्त्री के साथ सज्जनता से पेश आए। मैं किसी के निजी मामले में दखल देना उचित नहीं समझती, न मुझे इसका अधिकार है। तो आप किसी की जबान नहीं बंद कर सकती। मालती का बंगला आ गया। कार रुक गई। मालती उतर पड़ी और बिना हाथ मिलाए चली गई। वह यह भी भूल गई कि उसने मेहता को भोजन की दावत दी है। वह एकांत में जाकर खूब रोना चाहती है। गोविंदी ने पहले भी आघात किए हैं,
पर आज उसने जो आघात किया है वह बहुत गहरा, बड़ा चौड़ा और बड़ा मर्मभेदी है। राय साहब को खबर मिली कि उनके इलाके में एक वारदात हो गई है और होरी के गांव के पंचों ने जुर्माना वसूल कर लिया है, तो फौरन नोखे राम को बुलाकर जवाब तलब किया। क्यों नहीं इसकी इत्तला नहीं दी गई? ऐसे नमक हराम दगाबाज आदमी के लिए उसके दरबार में जगह नहीं है। नोखे राम ने इतनी गालियां खाई जो जरा गर्म होकर बोले, मैं अकेला थोड़े ही था, गांव के और पंच भी तो थे, मैं अकेला क्या कर लेता? राय साहब ने उसकी तोंद की तरफ भाले जैसी नुकीली दृष्टि से देखा। बको मत जी, तुम्हें उसी वक्त कहना चाहिए था जब तक सरकार को इतला नहीं हो जाए न हो जाए मैं पंचों को जुर्माना न वसूल करने दूंगा। पंचों को मेरे और मेरे रियाया के बीच में दखल देने का हक क्या है? इस डांड बांध के सिवाय इलाके में कौन सी आमदनी है? वसूली सरकार के घर गई, बकाया आसामियों ने दबा लिया, तब मैं कहाँ जाऊँ, क्या खाऊँ? तुम्हारा सिर या लाखों रुपये साल का खर्च कहाँ से आए? खेद है कि 2 पुश्तों से कारिंदीगिरी करने पर मुझे आज तुम्हें यह बात बतलानी पड़ती है। कितने रुपये वसूल हुए थे होरी से? नोखे राम ने सिट पिटाकर कहा, 80 रुपये नगद। नगद? नगद उसके पास कहाँ थे हुजूर? कुछ अनाज दिया, बाकी में अपना घर लिख दिया। राय साहब ने स्वार्थ का पक्ष छोड़कर होरी का पक्ष लिया। अच्छा, तो आपने और बगुला भगत पंचों ने मिलकर मेरे एक मातबर आसामी को तबाह कर दिया। मैं पूछता हूँ, तुम लोगों को क्या हक था कि मेरे इलाके में मुझे इत्तला दिए बगैर मेरे आसामी से जुर्माना वसूल करते? इसी बात पर अगर मैं चाहूँ तो आपको उस जालिये पटवारी और उस धूर्त पंडित को 7-7 साल के लिए जेल भिजवा सकता हूँ। आपने समझ लिया, आप ही के इलाके का बादशाह है। आपने समझ लिया, आप ही इलाके का बादशाह है। मैं कह देता हूँ, आज शाम तक जुर्माने की पूरी रकम मेरे पास पहुँच जाए, वरना बुरा होगा। मैं एक एक से चक्की पिसवा कर छोड़ूंगा। जाइए, हाँ, होरी को और उसके लड़के को मेरे पास भेज दीजिएगा। नोखे राम ने दबी जबान से कहा, उसका लड़का तो गांव छोड़कर भाग गया। जिस रात को वह वारदात हुई उसी रात को भागा। राय साहब ने रोष से कहा, झूठ मत बोलो। तुम्हें मालूम है झूठ से मेरे बदन में आग लग जाती है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई युवक अपनी प्रेमिका को उसके घर में लाकर फिर खुद भाग जाए। अगर उसे भागना ही होता तो उस लड़की को लाता क्यों? तुम लोगों की इसमें भी जरूर कोई शरारत है। तुम गंगा में डूबकर भी अपनी सफाई दो तो मैं मानने का नहीं। तुम लोगों ने अपने समाज की मर्यादा की रक्षा के लिए उसे धमकाया होगा। बेचारा भाग न जाता तो क्या करता? नोखे राम इसका प्रतिवाद न कर सके। मालिक जो कुछ कहे वह ठीक है। वह यह भी न कह सके कि आप खुद चलकर झूठ सच की जांच कर ले। बड़े आदमियों का क्रोध पूरा समर्पण चाहता है, अपने खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। पंचों ने राय साहब का यह फैसला सुना तो नशा हिरन हो गया। अनाज तो अभी तक ज्यों का त्यों पड़ा था, पर रुपए तो कब के गायब हो गए।
होरी का मकान रेहन लिखा गया था, पर उस मकान को देहात में कौन पूछता। जैसे हिंदू स्त्री पति के साथ घर की स्वामिनी है और पति त्याग दे तो कहीं की नहीं रहती, उसी तरह यह घर होरी के लिए लाख रुपये का है, पर उसकी असली कीमत कुछ भी नहीं है। और इधर राय साहब बिना रुपये लिए मानने के नहीं, यह होरी जाकर रो आया होगा। पटेश्वरी लाल सबसे ज़्यादा भयभीत थे, उनकी तो नौकरी ही चली जाएगी। चारों सज्जन इस गहन समस्या पर विचार कर रहे थे, पर किसी की अक्ल काम न करती थी, एक दूसरे पर दोष रखता था। फिर खूब झगड़ा हुआ। पटेश्वरी ने अपनी लंबी शंकाशील गर्दन हिलाकर कहा, मैं मना करता था कि होरी के विषय में हमें चुप्पी साध कर रह जाना चाहिए। गाय के मामले में सबको तवान देना पड़ा, इस मामले में तवान ही से गला नो छूटेगा, नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मगर तुम लोगों को रुपये की पड़ी थी, निकालो 20-20 रुपये, अब भी कुशल है। कहीं राय साहब ने रपट कर दी तो सब जने बंद जाओगे। दाता दिन ने भ्रम तेज दिखाकर कहा, मेरे पास 20 रुपये की जगह 20 पैसे भी नहीं है। ब्राह्मणों को भोज दिया गया, होम हुआ, क्या इसमें कुछ खर्च ही नहीं हुआ? राय साहब की हिम्मत है कि मुझे जेल ले जाए। ब्रह्म बनकर घर मिटा दूंगा, अभी उन्हें किसी ब्राह्मण से पाला नहीं पड़ा। झिंगुरी सिंह ने भी कुछ इसी आशय के शब्द कहे। वह राय साहब के नौकर नहीं है, उन्होंने होरी को मारा नहीं, पीटा नहीं, कोई दबाव नहीं डाला। होरी अगर प्रायश्चित करना चाहता था तो उन्होंने इसका अवसर दिया, इसके लिए कोई उन पर अपराध नहीं लगा सकता। मगर नोखे राम की गर्दन इतनी आसानी से न छूट सकती थी। यहाँ मज़े से बैठ राज करते थे। वेतन तो 10 रुपये से ज़्यादा न था, पर 1000 साल की ऊपर की आमदनी थी। सैकड़ों आदमियों पर हुकूमत, 4-4 प्यादे हाजिर, बेगार में सारा काम हो जाता था। थानेदार तक कुर्सी देते थे, यह चैन उन्हें और कहाँ था। और पटेश्वरी तो नौकरी की बदौलत महाजन बने हुए थे, कहाँ जा सकते थे। 2-3 दिन इसी चिंता में पड़े रहे कि कैसे इस विपत्ति से निकले। आखिर उन्हें एक मार्ग सूझ ही गया। कभी कभी कचहरी में उन्हें दैनिक बिजली देखने को मिल जाता था। यदि एक गुमनाम पत्र उसके संपादक की सेवा में भेज दिए जाए कि राय साहब किस तरह आसामियों से जुर्माना वसूल करते हैं, तो बच्चा को लेने के देने पड़ जाए। नोखे राम भी सहमत हो गए। दोनों ने मिलकर किसी तरह एक पत्र लिखा और रजिस्ट्री से भेज दिया। संपादक ओंकारनाथ तो ऐसे पत्रों की ताक में रहते थे। पत्र पाते ही तुरंत राय साहब को सूचना दी। उन्हें एक ऐसा समाचार मिला है जिस पर विश्वास करने की उनकी इच्छा नहीं थी, पर संवाददाता ने ऐसे प्रमाण दिए हैं कि सहसा वो विश्वास ही नहीं किया जा सकता। क्या यह सच है कि राय साहब ने अपने इलाके के एक आसामी से 80 रुपये तवान इसलिए वसूल किए कि उसके पुत्र ने एक विधवा को घर में डाल लिया था? संपादक का कर्तव्य उन्हें मजबूर करता है कि वह मुआवजे की जांच करे और जनता के हितार्थ उसे प्रकाशित कर दे। राय साहब इस विषय में जो कुछ कहना चाहे संपादक जी उसे भी प्रकाशित कर देंगे। संपादक जी दिल से चाहते हैं वह खबर गलत हो, लेकिन उसमें कुछ भी सत्य हुआ तो वह उसे प्रकाश में लाने के लिए विवश हो जाएंगे। मैत्री उन्हें कर्तव्य पथ से नहीं हटा सकती। राय साहब ने यह सूचना पाई तो सिर पीट लिया। पहले तो उनको ऐसी उत्तेजना हुई कि जाकर ओंकारनाथ को कीन कर 50 हंटर जमाए और कह दे, जहाँ वह पत्र छापना वहाँ वह समाचार भी छाप देना। लेकिन
इसका परिणाम सोचकर मन को शांत किया और तुरंत उनसे मिलने चले। अगर देर की और ओंकारनाथ ने वह संवाद छाप दिया तो उनके सारे यश में कालिमा पुत जाएगी। ओंकारनाथ सैर करके लौटे थे और आज के पत्र के संपादकीय लेख लिखने की चिंता में बैठे थे, पर मन पंछी की भांति उसे उड़ा उड़ा फिरता था। उनकी धर्म पत्नी ने रात में उन्हें कुछ ऐसी बातें कह डाली थी जो अभी तक कांटों की तरह चुभ रही थी। उन्हें कोई दरिद्र कह ले, अभागा कह ले, बुद्धू कह ले, वह जरा भी बुरा न मानते थे, लेकिन यह कहना कि उनमें पुरुषत्व नहीं है, यह उनके लिए असह्य था। और फिर अपनी पत्नी को यह कहने का क्या हक है? उससे तो यह आशा की जाती है कि कोई इस तरह का आक्षेप करे तो उसका मुंह बंद कर दे। बेशक वह ऐसी खबरें नहीं छापते, ऐसी टिप्पणियां नहीं करते कि सिर पर कोई आफत आ जाए। फूक फूक कर कदम रखते हैं। इन काले कानूनों के युग में वह और कर ही क्या सकते हैं, मगर वह क्यों सांप के बिल में हाथ नहीं डालते? इसलिए तो कि उनके घर वालों को कष्ट न उठाने पड़े, और उनकी सहिष्णुता का उन्हें ये पुरस्कार मिला है। अंधेर है, उनके पास रुपये नहीं है तो बनारसी साड़ी कैसे मंगा दे? डॉक्टर सेठ और प्रोफेसर भाटिया और न जाने किसकी स्त्रियां बनारसी साड़ी पहनती है, तो क्या करे? क्यों उनकी पत्नी इन साड़ी वालियों को अपने खद्दर की साड़ी से लज्जित नहीं करती? उनकी खुद तो यह आदत है कि किसी बड़े आदमी से मिलने जाते हैं तो मोटे कपड़े पहन लेते हैं, और कोई कुछ आलोचना करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार रहते हैं। उनकी पत्नी में क्यों वही आत्माभिमान नहीं है? वह क्यों दूसरों का ठाट बाट देखकर विचलित हो जाती है? उसे समझना चाहिए कि वह एक देशभक्त पुरुष की पत्नी है। देशभक्त के पास अपनी भक्ति के सिवा और क्या संपत्ति है? इसी विषय को आज के अग्रलेख का विषय बनाने की कल्पना करते करते उनका ध्यान राय साहब के मुआवले की ओर जा पहुंचा। राय साहब सूचना का एक उत्तर देते हैं, यह देखना है, अगर वह अपनी सफाई देने में सफल हो जाते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वह यह समझे कि ओंकारनाथ दबाव, भय या मुलाहजे में आकर अपने कर्तव्य से मुंह फेर लेंगे तो उनका भ्रम है। इस सारे तप और साधना का पुरस्कार उन्हें इसके सिवा और क्या मिलता है कि अवसर पड़ने पर वह कानूनी डकैतों का भंडाफोड़ करे। उन्हें खूब मालूम है कि राय साहब बड़े प्रभावशाली जीव है। काउंसिल के मेंबर तो है ही, अधिकारियों में भी उनका काफ़ी रसूख है। वह चाहे तो उन पर झूठे मुकदमे चलवा सकते हैं, अपने गुंडों से राह चलते पिटवा सकते हैं, लेकिन ओंकार इन बातों से नहीं डरता। जब तक उसकी देह में प्राण है वह आतताइयों की खबर लेता रहेगा। सहसा मोटर कार की आवाज़ सुनकर वह चौंके। तुरंत कागज लेकर अपना लेख आरंभ कर दिया और एक ही क्षण में राय साहब ने उनके कमरे में कदम रखा। ओंकारनाथ ने न उनका स्वागत किया, न कुशल क्षेम पूछा, न कुर्सी दी। उन्हें इस तरह देखा मानो कोई मुलजिम उनकी अदालत में आया हो, और रोब से मिले हुए स्वर में पूछा, आपको मेरा पुर्जा मिल गया था? मैं वह पत्र लिखने के लिए बाध्य नहीं था। मेरा कर्तव्य यह था कि स्वयं उसकी तहकीकात करता, लेकिन मुरव्वत में सिद्धांतों की कुछ न कुछ हत्या करनी ही पड़ती है। क्या उस संवाद में कुछ सत्य है?
राय साहब उसका सत्य होना वो स्वीकार न कर सके। हालांकि अभी तक उन्हें जुर्माने के रुपये नहीं मिले थे और वह उनके पाने से साफ इनकार कर सकते थे, लेकिन वह देखना चाहते थे कि यह महाशय किस पहलू पर चलते हैं। ओंकारनाथ ने खेद प्रकट करते हुए कहा, तब तो मेरे लिए उस संवाद को प्रकाशित करने के सिवा और कोई मार्ग नहीं है। मुझे इसका दुख है कि मुझे अपने एक परम हितैषी मित्र की आलोचना करनी पड़ रही है, लेकिन कर्तव्य के आगे व्यक्ति कोई चीज़ नहीं। संपादक अगर अपना कर्तव्य न पूरा कर सके तो उसे इस आसन पर बैठने का कोई हक नहीं है। राय साहब कुर्सी पर डट गए और पान की गिलोरियां मुंह में भरकर बोले, लेकिन यह सब आपके हक में अच्छा न होगा। मुझे जो कुछ होना है पीछे होगा, आपको तत्काल दंड मिल जाएगा। अगर आप मित्रों की परवाह न करते तो मैं भी उसी कैडे का आदमी हूँ। ओंकारनाथ ने शहीद का गौरव धारण कर कहा, इसका तो मुझे कोई भय नहीं हुआ। जिस दिन मैंने पत्र संपादक का भार लिया है उसी दिन प्राणों का मोह छोड़ दिया है, और मेरे समीप एक संपादक की सबसे शानदार मौत यही है कि वह न्याय और सत्य की रक्षा करते हुए अपना बलिदान कर दे। अच्छी बात है, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। मैं अब तक आपको मित्र समझता आया था, मगर अब आप लड़ने ही पर तैयार है तो लड़ाई ही सही। आखिर मैं आपके पत्र का 5 गुना चंदा क्यों देता हूँ? केवल इसलिए कि वह मेरा गुलाम बना रहे। मुझे परमात्मा ने रईस बनाया है। 75 रुपया देता हूँ इसलिए कि आपका मुंह बंद रहे। जब आप घाटे का रोना रोते हैं और सहायता की अपील करते हैं, और ऐसी शायद ही कोई तिमाही जाती हो जब आपकी अपील न निकलती हो, तो मैं ऐसे मौके पर आपकी कुछ न कुछ मदद कर देता हूँ। किस लिए? दीपावली, दशहरा, होली में आपके यहाँ बैना भेजता हूँ और साल में 25 बार आपकी दावत करता हूँ। किस लिए? आप रिश्वत और कर्तव्य दोनों साथ साथ नहीं निभा सकते। ओंकारनाथ उत्तेजित होकर बोले, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। राय साहब ने फटकारा, अगर यह व्यवहार रिश्वत नहीं है तो रिश्वत क्या है? जरा मुझे समझा दीजिए। क्या आप समझते हैं आपको छोड़कर और सभी गधे हैं जो निस्वार्थ भाव से आपका घाटा पूरा करते हैं? निकालिए अपनी बही और बतलाइए अब तक आपको मेरे रियासत से कितना मिल चुका है। मुझे विश्वास है हजारों की रकम निकलेगी। अगर आपको स्वदेशी चिल्लाकर विदेशी दवाओं और वस्तुओं का विज्ञापन छापने में शर्म नहीं आती तो मैं अपने असामियों से डांड तवान और जुर्माना लेते क्यों शर्माऊं? यह न समझिए कि आप ही किसानों के हित का बीड़ा उठाए हुए हैं। मुझे किसानों के साथ जलना मरना है। मुझसे बढ़कर दूसरा उनका हितैषी नहीं हो सकता, लेकिन मेरी गुजर कैसे हो? अफसरों को दावते कहाँ से दूँ? सरकारी चंदे कहाँ से दूँ? खानदान के सैकड़ों आदमियों की ज़रूरतें कैसे पूरी करूँ? मेरे घर का क्या खर्च है यह शायद आप जानते हैं। तो क्या मेरे घर में रुपये फलते हैं? आएगा तो असामियाँ ही के घर से। आप समझते होंगे जमींदार और तालुकेदार सारे संसार का सुख भोग रहे हैं। उनकी असली हालत का आपको ज्ञान नहीं। अगर वह धर्मात्मा बनकर रहे तो उनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। अफसरों को डालियां न दे तो जेल खाना घर हो जाए। हम बिच्छू नहीं है कि अनायास ही सबको डंक मारते फिरे। नो गरीबों का गला दबाना कोई बड़े आनंद का काम है, लेकिन मर्यादाओं का पालन तो करना ही पड़ता है।
जिस तरह आप मेरी रईसी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसी तरह और सभी हमें सोने की मुर्गी समझते हैं। आइए मेरे बंगले पर तो दिखाऊं कि सुबह से शाम तक कितने निशाने मुझ पर पड़ते हैं। कोई कश्मीर से साल दो साल लिए चला आ रहा है, कोई इत्र और तंबाकू का एजेंट है, कोई पुस्तकों और पत्रिकाओं का, कोई जीवन बीमे का, कोई ग्रामोफोन लिए सिर पर सवार है, कोई कुछ। चंदे वाले तो अनगिनती। क्या सबके सामने अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाऊं? ये लोग मेरे द्वार पर दुखड़ा सुनाने आते हैं मुझे उल्लू बनाकर मुझसे कुछ ऐंठने के लिए। आज मर्यादा का विचार छोड़ दूं तो तालियां पीटने लगे, हुक्काम को डालियां नो दूं तो बागी समझा जाऊं। जब तब आप अपने लेखों से मेरी रक्षा न करेंगे। कांग्रेस में मेरे शरीक हुआ, उसका तवान अभी तक देता जाता हूँ। काली किताब में नाम दर्ज हो गया। मेरे सिर पर कितना कर्ज है, यह भी कभी आपने पूछा है? अगर सभी महाजन डिग्रियां करा ले तो मेरे हाथों की एक अंगूठी तक बिक जाएगी। आप कहेंगे, क्यों यह आडंबर पालते हैं वो? कहिए, 7 पुश्तों से जिस वातावरण में पला हूँ उससे अब निकल नहीं सकता। घास छीलना मेरे लिए असंभव है। उसके पास जमीन नहीं, जायदाद नहीं, मर्यादा का झमेला नहीं। आप निर्भीक हो सके हैं, लेकिन आप भी दुम दबाए बैठे रहते हैं। आपको कुछ खबर है? अदालतों में कितनी रिश्वतें चल रही है, कितने गरीबों का खून हो रहा है, कितनी देवियां भ्रष्ट हो रही है। मैं बुता लिखने का सामग्री मैं देता हूँ प्रमाण सहित। है बुता लिखने का सामग्री मैं देता हूँ प्रमाण सहित। ओंकारनाथ नर्म होकर बोले, जब कभी अवसर आया है मैंने कदम पीछे नहीं हटाया। राय साहब भी कुछ नर्म हुए। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि 2-1 मौके पर आपने जवाब मर्दी दिखाई है, लेकिन आपकी निगाह हमेशा अपने लाभ की ओर रही है, प्रजा हित की ओर नहीं। आंखें नो निकालिए और नो मुंह लाल कीजिए। जब कभी आप मैदान में आए हैं, इसका शुभ परिणाम यही हुआ कि आपके सम्मान और प्रभाव और आमदनी में इजाफा हुआ है। अगर मेरे साथ भी आप वही चाल चल रहे हो तो आपकी खातिर करने को तैयार हूँ। रुपये न दूंगा, क्योंकि यह वह रिश्वत है। आपकी पत्नी जी के लिए कोई आभूषण बनवा दूंगा। है मंजूर? अब मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि आपको जो संवाद मिला वह गलत है, मगर यह भी कह देना चाहता हूँ कि अपने और सभी भाइयों की तरह मैं भी असामियों से जुर्माना लेता हूँ और साल में 10-5 हज़ार रुपये मेरे हाथ लग जाते हैं। और अगर आप मेरे मुंह से यह कौर छीनना चाहेंगे तो आप घाटे में रहेंगे। आप भी संसार में सुख से रहना चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ। इससे क्या फ़ायदा कि आप न्याय और कर्तव्य का ढोंग रचकर मुझे भी जेरबार करे, खुद भी जेरबार हो। दिल की बात कहिए, मैं आपका बैरी नहीं हूँ। आपके साथ कितनी बार एक मौके में एक मेज पर खा चुका हूँ। मैं यह भी नहीं जानता था कि आप तकलीफ में हैं। आपकी हालत शायद मेरी हालत से भी खराब है। हाँ, अगर आपने हरिश्चंद्र बनने की कसम खा ली है तो आपकी खुशी। मैं चलता हूँ। राय साहब कुर्सी से उठ खड़े हुए। ओंकारनाथ ने उनका हाथ पकड़कर संधि भाव से कहा, नहीं नहीं, अभी आपको बैठना पड़ेगा। मैं अपनी पोजीशन साफ कर देना मैं अपनी पोजीशन साफ कर देना चाहता हूँ। आपने मेरे साथ जो सलूक किया है
उनके लिए मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन यहाँ सिद्धांत की बात आ गई और आप जानते हैं सिद्धांत प्राणों से भी प्यारे होते हैं। राय साहब कुर्सी पर बैठकर जरा मीठे स्वर में बोले, अच्छा भाई, जो चाहे लिखो, मैं तुम्हारे सिद्धांत को तोड़ना नहीं चाहता। और तो क्या होगा, बदनामी होगी। हाँ, कहाँ तक नाम के पीछे पीछे मरूं? कौन ऐसा ताल्लुकेदार है जो असामियों को थोड़ा बहुत नहीं सताता? कुत्ता हड्डी की रखवाली करे तो खाए क्या? मैं इतना ही कर सकता हूँ कि आगे आपको इस तरह की कोई शिकायत न मिलेगी। अगर आपको मुझ पर कुछ विश्वास है तो इस बार क्षमा कीजिए। किसी दूसरे संपादक से मैं इस तरह की खुशामद न करता, उसे सरे बाजार पिटवाता, लेकिन मुझसे आपकी दोस्ती है, इसलिए दबाना ही पड़ेगा। यह समाचार पत्रों का युग है, सरकार तक उनसे डरती है। मेरी हस्ती क्या, आप जिसे चाहे बना दें। खैर, यह झगड़ा ख़त्म कीजिए। कहिए, आजकल पत्र की क्या दशा है? कुछ ग्राहक बढ़े? ओंकारनाथ ने अनिच्छा के भाव से कहा। किसी न किसी तरह काम चल जाता है और वर्तमान परिस्थिति में मैं इससे अधिक आशा नहीं रखता। मैं इस तरह धन और भोग की लालसा लेकर नहीं आया था, इसलिए मुझे शिकायत नहीं है। मैं जनता की सेवा करने आया था और वह यथाशक्ति किए जाता हूँ। राष्ट्र का कल्याण हो, यही मेरी कामना है। एक व्यक्ति के सुख दुख का कोई मूल्य नहीं। राय साहब ने जरा और सोहृदय होकर कहा, यह सब ठीक है भाई साहब, लेकिन सेवा करने के लिए भी जीना जरूरी है। आर्थिक चिंताओं में आप एकाग्रचित्त होकर सेवा भी नहीं कर सकते। क्या ग्राहक संख्या बिल्कुल नहीं बढ़ रही है? बात यह है कि मैं अपने पत्र का आदर्श गिराना नहीं चाहता। अगर मैं आज सिनेमा स्टारों के चित्र और चरित्र छापने लगूं तो मेरे ग्राहक बढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी तो वह नीति नहीं। और भी कितने ही ऐसे हथकंडे हैं जिनसे पत्रों द्वारा धन कमाया जा सकता है, लेकिन मैं उन्हें गर्हित समझता हूँ। इसी का यह फल है कि आज आपका इतना सम्मान है। मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूँ, मालूम नहीं आप उसे स्वीकार करेंगे या नहीं। आप मेरी ओर से 100 आदमियों के नाम फ्री जारी कर दीजिए, चंदा मैं दे दूंगा। ओंकारनाथ ने कृतज्ञता से सिर झुकाकर कहा, मैं धन्यवाद के साथ आपका दान स्वीकार करता हूँ। खेद है कि पत्रों की ओर से जनता कितनी उदासीन है। स्कूल और कॉलेजों और मंदिरों के लिए धन की कमी नहीं है, पर आज तक एक भी ऐसा दानी न निकला जो पत्रों के प्रचार के लिए दान देता। हालांकि जन शिक्षा का उद्देश्य जितने कम खर्च में पत्रों से पूरा हो सकता है, पूरा हो सकता है और किसी तरह नहीं हो सकता। जैसे शिक्षालयों को संस्थाओं द्वारा सहायता मिला करती है, ऐसे ही अगर पत्रकारों को मिलने लगे तो इन बेचारों को अपने जितना समय और स्थान विज्ञापनों की भेंट करना पड़ता है, वह क्यों करना पड़े। मैं आपका बड़ा अनुग्रहित हूँ। राय साहब विदा हो गए। ओंकारनाथ के मुख पर प्रसन्नता की झलक न थी। राय साहब ने किसी तरह की शर्त न की थी, कोई बंधन न लगाया था, पर ओंकारनाथ आज इतनी करारी फटकार पाकर भी इस दान को अस्वीकार न कर सके। परिस्थिति ऐसी आ पड़ी थी कि उन्हें उबरने का कोई उपाय ही न सूझ रहा था। प्रेस के कर्मचारियों का 3 महीने का वेतन बाकी पड़ा हुआ था। कागज वाले के 1000 से ऊपर आ रहे थे।
यही क्या कम था कि उन्हें हाथ नहीं फैलाना पड़ा। उनकी स्त्री गोमती ने आकर विद्रोह के स्वर में कहा, क्या अभी भोजन का समय नहीं आया? या यह भी कोई नियम है कि जब तक 1-9 बज जाए जगह से न उठो? कब तक कोई चूल्हा गुड़ता रहे? दोस्तों नमस्कार। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अब हम यही विराम लेते हैं। जल्द ही हम अगले भाग में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद। हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मन से पढ़ते रहिए।